बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 12 जून है, जुमेरात का दिन है और रात गए यमन की जानिब से खतरनाक मिसाइल हमला किया गया और ऐन उस वक्त किया गया जब इसराइल के अंदर तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग जारी थी, कनेसेट में इजलास जारी था। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि बुध के रोज तहरीके अदम एतमाद और वो भी नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो पेश की जा रही है ताकि नेतन्याहू को वजीर आजम के ओहदे से हटाया जाए। और ये लाने वाला कोई और नहीं है बल्कि नेतन्याहू की इत्तेहादी जमातें, और वो भरपूर तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ बिपरे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि जंग बंद हो, नेतन्याहू जंग बंद करने से इनकारी है, जिसकी वजह से बुध के रोज जो इजलास होना था वो रात गए इजलास हुआ और जिसमें नेतन्याहू की हुकूमत को गिराने के लिए वोटिंग होनी थी और वोटिंग हुई। उसका नतीजा क्या आया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन एन उसी वक्त जब ये इजलास जारी था तो यमन की जानिब से खतरनाक किस्म का मिसाइल हमला किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागे गए। लाखों लोग भागते हुए शेल्टर्स की तरफ गए और शेल्टर्स में जाकर उन्होंने पनाह जो है वो हासिल की। लेकिन इसके साथ साथ जो वहां से मिसाइल दागा गया, उसने वहां पर इसराइल के अंदर जो फिजा में जहाज प्रवास कर रहा था उसको निशाने पे लिया, जिसके बाद पूरे इसराइल के अंदर खलबली मची हुई थी। और क्योंकि इस वक्त यमन जो है वो हमले पैकर पैक कर रहा है और वो हम लोग को रोकने का नाम नहीं ले रहा, और वो एक ही उसका मुतालबा है कि जब तक ये जंग जो है वो बंद नहीं हो जाती तब तक वो हमले अपने जारी रखेगा। जबकि इस वक्त 2 दिन पहले, मतलब जिस तरह से ये सारी की सारी कार्रवाइयां चल रही हैं, यमन के ऊपर इसराइल की जानिब से हुदैदा बंदरगाह के ऊपर फिजाई हमला भी किया गया, फिर नेवल अटैक जो है वो भी किया गया, और ये लड़ाई जो है वो बहुत तेजी के साथ जारी है। अब मजीद जो यमन है वो अपने हमले तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो ईरान है, ईरान पर हमला अब तैयार है और किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। उसकी रीजन ये है, बेशक जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनकार कर रहा है, और इस हवाले से जो नेतन्याहू के और जो डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कॉल हुई और फोन कॉल पे बात हुई वो भी मैंने आपके सामने रखी। हालांकि उसके ऊपर वो नेतन्याहू को कह रहे कि नहीं, हमला नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जो कि पूरे के पूरे हालात को बयान कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका और यूरोप जो है उन्होंने तमाम तर अपने शहरियों को, अपने सफीरों को वहां से ईरान के जो वो जहां पर मौजूद हैं, ईरान को मुल्क छोड़ने का हुक्म जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो वहां से निकल जाएं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर सफीरों को कहा जा रहा है, अपने शहरियों को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी गेम जो है वो होने जा रही है। और अगर ये होता है तो यकीनी तौर पर पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इस आग की लपेट में होगा। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि अपने तमाम तर जो फौजी हैं जो वहां पर मुख्तलिफ इराकी अड्डों के ऊपर मौजूद है उनको भी वहां से निकालने की बात की जा रही है। क्योंकि अमेरिका जो है उसको मालूम है कि ईरान जो मिसाइल टारगेट लॉक किए बैठा, अगर उसके ऊपर हमला होता है वो जवाबी कार्रवाइयां भी करेगा। ये क्या मामला, ये भी आपके सामने रखो। फिर इसराइल को तस्लीम करने की सजा अब जो जुलानी है, आहिस्ता आहिस्ता, पहले जो जब भी ये इक़्तिदार में आए तो मैं उसी वक्त इंडिकेट कर रहा था और मैंने आपको तमाम तर इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखी थी कि ये क्या मामला और किस तरीके से यही पपिट बनने जा रहा है अभी। क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने का इसने फैसला कर लिया और अब बाकायदा तौर पर इसको ऐसा महंगा पड़ा है क्योंकि शामी सदर की जान को खतरे के हवाले से खबरें जो है उसके कत्ल को लेकर खबरें जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं। और ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि जो अमेरिकी सफीर है उसने ये खबर दी है कि ईरानी सदर जो है उसको कोई भी, मतलब उसके इत्तेहादियों में से ही उसकी जान ले लेगा। और इस हवाले से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उसने शेयर की और अल मॉनिटर के ऊपर उसने ये इंटरव्यू दिया जिसमें वहां पर तहलका मचा के रखते हैं। ये क्या तमाम तो डिटेल्स अमन भाई आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो यमन ने हमला किया उसकी डिटेल्स में आपके सामने रखते हैं। तो देखें, जो इस वक्त रात गए यमन की जानिब से जो हमला किया गया एंड उस वक्त हुआ जब इजरायली कनेसेट के अंदर इजलास जारी था और तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग जारी थी, जिसमें इस्राएली अपोजिशन लीडर जो है लेपिड जायर, उसने कहा कि इस रात इसराइल में हुक्मरान इत्तेहाद की टूट फूट का आगाज हो गया है और हुकूमत ने रिजर्व फौजों को नजरअंदाज करने में उनकी मदद की और दसियों हजार सेहतमंद नौजवानों से बचने के लिए एक चाल तैयार करने में उनकी मदद की। और ये मुफीद नहीं होगा, जब इत्तेहाद टूटने लगते हैं तो टूट जाते हैं, ये शुरू हो चुका है और आप जानते हैं कि ये शुरू हो चुका है। जब हुकूमत गिरने लगती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन इजरायली राय अबलाग ने बताया कि कनेसेट को तहलील करने के बिल को 61 वोटों की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन ये मुस्तरद ऐसे नहीं किया गया कि आगे, मतलब जो वोटिंग है
उसको यूं कह लें कि अगले तकरीबन 6 माह के लिए इसको होल्ड पे कर लिया गया और 6 माह की खामोशी के लिए जो इसको कहा गया कि अपने मामलात जो है वो नॉर्मलाइज करे, जंग को खत्म करे, और अगर नहीं होता तो फिर इसकी हुकूमत का धड़म तख्ता होगा। और हदीम में तकसीम के बावजूद इसराइली हुकूमत अदम एतमाद के वोट से फिल वक्त के लिए बच गई। लेकिन जब ये इजलास जारी था उसी वक्त यमन की जानिब से हमला कर दिया गया, और यमन ने ऐसा हमला किया, उसने जो हाइपरसोनिक मिसाइल और जो पैलेस्टाइन 2 है और फिर जुल्फिकार मिसाइलों के साथ हमला किया। और ये खबर ये आ रही है कि वहां पर जब हमला हुआ तो जो मिसाइल आ रहा था वहां पर फिजा में जो इजरायली जहाज है वो प्रवास कर रहा था, और बहुत मुश्किल से यूं कह लें कि उसने मिसाइल इतनी तेजी से आ रहा था कि ये जहाज बाल बाल बचा। और इसको बचाने के लिए जो कई रॉकेट्स फायर किए गए, कई जो मिसाइल हैं जो इसराइल की जानिब से वो फायर किए गए और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये बताया गया कि दूसरी जानिब जो जुल्फिकार मिसाइल है वो उसने भी हमले में अपना किरदार अदा किया, और ये हमलों के अंदर जो सिचुएशन है वो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करती दिखाई दी। और यहाँ पर अभी जो इस्राएली अखबार क्या रिपोर्ट करे, उसने कहा फॉलोइंग अलर्ट्स that were activated a short time ago in several areas of the country, मतलब मुख्तलिफ जो कंट्रीज के एरियाज हैं वहां पर कुछ ही वक्त पहले जो वहां पर सायरन एक्टिवेट हुए। वन मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम यमन वाज अपीरेंटली इंटरसेप्टेड, जो इंटरसेप्ट हुआ जो जहाज को हिट करने वाला था, और वो बाल बाल जहाज जो है वो बचा। और ये जो उन्होंने जहाज को ही निशाने पे लिया, मतलब किस तरीके से, लेकिन ये जो है वो उनके जहाज को बचाते हुए मतलब वो उन्होंने जो मिसाइल दागे वहां पर वो बाल बाल बच गया। लेकिन अभी यहां पर यह भी रिपोर्ट हो रहा है, बताया गया एडिशनल इंटरसेप्टर्स वर लॉन्च्ड ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट फॉलिंग इंटरसेप्टर फ्रैगमेंट्स, the alerts were triggered according to the policy, मतलब जो ये सारे के सारे इंटरसेप्टर जो मिसाइल दागे गए ताकि इसको इंटरसेप्ट किया जा सके वो पॉलिसी के तहत किया गया। और एक इंटरसेप्टर था वो डायरेक्ट हिट हुआ और उसने कामयाबी समेटी, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बिखरे हुए थे। और जो यूएस का जो उनका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड के ऊपर था, एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड, और वो सारे के सारे डिस्प्ले में थे और डिप्लॉय थे, उन्होंने भी वहां पर कार्रवाई की। लेकिन सायरन जब बजे तो उसके बाद जो लाखों वहां पर जो शहरी इसराइली वो पनागाहों की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब खबर क्या है, खबर यह है कि इस वक्त हालात इतने तेजी के साथ बदल रहे हैं कि अंसारुल्लाह ने कहा कि हम मुसलसल अलर्ट की हालत में और इसराइली इदारे के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने खिलाफ किसी भी मुमकिन अमरीकी जो एस्केलेशन के लिए आला तरीन सतह पर तैयार है। ईरान के खिलाफ एस्केलेशन खतरनाक है और ये पूरे खित्ते को जंग की खाई में ले जाएगी, और सहूनी जो इस वक्त मुल्क है उसकी खिदमत में किसी नई जंग में उलझना अमरीकी अवाम के मफाद में नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो माइक हुक्काबी है, ये सफीर, अमरीकी सफीर, वो बाकायदा तौर पर इस वक्त उसने अपना किरदार अदा करने में जो भरपूर तरीके से कोशिश की। उसने वहां पर जो यूं कह लें कि इसराइल में जो लोगों को इकट्ठा करते हुए उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि वो वहां पर इनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद का वोट है उसमें ये जो है वो वक्ती तौर पर थोड़ा सा रुक जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है। अब एक तरफ ये हमेशा डबल गेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पर जब जो ट्रंप और जो दूसरी जानिब नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक कॉल हुई उसमें तो उसने यही कहा था कि वो हमला नहीं करे। लेकिन अभी जो मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया, उसने बताया कि अमेरिकी महकमा खारजा ने ईरानी हमले की हुदूद में वाक़ तमाम तर सफारत खानों को हुक्म दिया, बशमूल मशरकी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के कई सफारत खाने अपनी हंगामी टीमों के साथ हंगामी इजलास मुनक्किद करें और इनको दरपेश खतरात को कम करने के लिए अपने मनसूबे पेश करें। एक्स साइट पर एक पोस्ट में सीबीएस नेटवर्क के सहाफ़ी ट्रंप से अमरीकी फौजी एहलकारों को मशरक वस्ता छोड़ने की इजाजत देने की वजह पूछी गई। उन्होंने जवाब दिया कि आपको देखना पड़ेगा, और ईरानी एहलकार ने अलमायतीन चैनल को एक बयान में खबरदार किया कि जोहरी तनसीबात के खिलाफ किसी भी इसराइली फौजी इकदाम का बेमिसाल जवाब दिया जाएगा। लेकिन अमरीकी हुक्काम को बताया गया है कि इसराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और यही वजह है कि अमेरिका ने कुछ अमरीकियों को इलाका छोड़ने का मशवरा भी दिया और हुक्म जारी किया। अमेरिका को अंदाजा है कि ईरान इराक में बास अमरीकी मकामात पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और अमरीकी मुज़ाकरातकार विटकॉफ अब भी इस इतवार को मुज़ाकरात के 6वें दौर के लिए ईरान के साथ मिलने का मंसूबा बना रहे हैं, और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मंसूख करने की रिपोर्ट्स जाली करार दी जा रही है। लेकिन अभी अमरीकी हुकाम ने इसराइल से कहा कि वो ईरान के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन के लिए तैयार है, और अमेरिका को अंदाजा है
کہ یہ جو خطرناک قسم کی سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے اور یہ کسی وقت بھی حملہ جو ہے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تمام تر لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ بلوم برگ رپورٹ کر رہا ہے اور پھر سی بی ایس جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ابھی جو اس وقت لوگ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ فقرہ یورپی ممالک نے سیکورٹی رسک کی وجہ سے مشرق وسطیٰ جانے سے خبردار کر دیا۔ بغداد کے اندر جو وہاں امریکی سفارت خانہ ہے وہ سیکورٹی رسک کی وجہ سے ممکنہ انخلا کی تیاری کر رہا ہے۔ یو کے ٹی ایم او نے سیکورٹی خطرات کی وجہ سے وغیرہ عرب اور ابنائے حمص میں احتیاط کے ساتھ جہاز رانی کا ارتباط جاری کر دیا گیا۔ یو کے ٹی ایم او جو ہے یہ جہاز رانی جتنے بھی سمندر کے اندر جہاز وغیرہ جاتے ہیں یہ اس کی آرگنائزیشن ہے اور وہ گائیڈنس وغیرہ پرووائڈ کرتی ہے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو اس وقت یہ ایک طرف تو یہ سینیریو ہے اور دوسری طرف جو جولانی ہے وہ کیونکہ اس وقت شامی صدر ہے، لیکن اس نے 14 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی اور ملاقات کے دوران ٹرمپ نے اس کی تعریف کی اور ٹرمپ نے اس کو ہینڈسم قرار دیتے ہوئے اور ایک بریو قرار دیتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ شام کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا، اور اس نے اس سے پابندیاں ہٹا لی اور پھر شام کے اوپر سے پابندیاں ہٹا لی گئی۔ لیکن کیونکہ اس وقت اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی، جس کے بعد اب عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ بھی جو ہے وہ پنپ رہا ہے۔ لیکن جو بڑی امیدیں باندھے بیٹھے تھے اس کے ساتھ کہ یہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا اور یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، اب وہ سینیریو بدل رہا ہے۔ اور جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ان کے جو امریکی سفیر جو کہ مندوب جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے شام کے اندر، اس نے المانیٹر کو اس نے جو ہے وہ انٹرویو دیا اور المانیٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ پریشان ہے کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہے، کیونکہ اس وقت عوام کے اندر بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور وہ جو اس کے اتحادی وہ جو اس کے ساتھ موجود تھے وہ بھرپور طریقے سے اینگری دکھائی دے رہے ہیں، غصہ دکھائی دے رہے ہیں، اور کسی بھی وقت وہ اس کو ملحد قرار دے کر، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو عوام کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں، اور اگر یہ تسلیم کرنے کی جس طرح سے اس نے رضامندی ظاہر کی اگر یہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ملحد قرار دے کر اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشانی کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے ہی جنگجو جو اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ کیونکہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ جو وہاں پہ سابق صدر جو تھا اس کے دور کے اندر جتنے بھی فوجی تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا وہی تمام تر کابینہ ہے، وہی لوگ ہیں، مزید ایڈ کر کے ان کے ساتھ ہی جو ظلم و ستم ہوا، جو بھی معاملات لوگوں کے اوپر ہوئے، تو اس کی وجہ سے اب لوگ اس سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر کسی بھی وقت اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔